गोपाल शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, सीपीएम के नेता। गोपाल जी, पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये एक हकीकत है। पहले ईडी की टीम पर हमला होता है, फिर एनआईए की टीम पर हमला होता है। अब राज्य की मुख्यमंत्री खुद कह रही हैं कि दंगे हो सकते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। ये चल क्या रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को सबको मेरा नमस्कार जी। यहाँ पर मुझसे पहले इस कार्यक्रम में लगभग 20 मिनट दूसरे साथियों को मिला और इस 20 मिनट में उन्होंने जो बाइनरी सेट करने की कोशिश की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये और कुछ नहीं बल्कि बंगाल में एक सियासी बाइनरी सेट करने की कोशिश है, जिस पर ये दोनों काम कर रहे हैं। जिस मुद्दे की बात आप कर रहे हैं जी, ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमले की बात, ईडी और सीबीआई के केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं या उसके बाद एनआईए के ऊपर हमले की घटना भी है। इसके पीछे दो पहलू हैं। पहला पहलू कि एनआईए बोलिए या सीबीआई बोलिए आई क्यों, ये वास्तविक घटना है कि एनआईए जहां पर गई थी वहां पर एक भयानक विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट में मारे गए लोगों के शरीर के अंश 8 किलोमीटर दूर पाए गए। राज्य की मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां पर एक चॉकलेट बम फूटा था। चॉकलेट बम फूटने से 8 किलोमीटर दूर किसी का देहावशेष नहीं गिरता है। वहां पर एक बड़ा भयावह विस्फोट हुआ था और वहां पर गैर कानूनी गतिविधियां थी, जिसकी एनआईए जांच होनी चाहिए। यह देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल। लेकिन घटना घटी थी 2022 में और 2024 में अब जब चुनाव की घोषणा हो गई है, तब एनआईए का राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास जाना यह इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। 2 साल तक ये केंद्रीय एजेंसियां चुपचाप बैठी रही। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, निश्चित तौर पर उनके लिए कुछ पुख्ता सबूत होंगे, कुछ लीड्स मिले होंगे और तभी एनआईए उनके घर तक पहुंची है। लेकिन 2022 के बाद 2024 तक इन लोगों को खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया गया। याद रखिए, बीच में 2023 के पंचायत के चुनाव हुए, जिन चुनावों में इन गुंडों ने पूरे बंगाल में खून की होली खेली, जनतंत्र की हत्या की और इस जनतंत्र की हत्या के काम में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों शामिल थी। ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है गोपाल शुक्ला जी। तुहिन सिन्हा, मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए। 2022 की घटना आंतरिक सुरक्षा पर निश्चित तौर पर इस घटना के बाद, इस धमाके के बाद बड़े सवाल खड़े हुए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों का इंतजार किया जा रहा था क्या कि चुनाव आ जाए और उससे पहले टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई हो, टीएमसी के नेताओं के खिलाफ जो इसमें शामिल हैं आरोपी। और जब कोई नया प्रमाण आता है, जब कोई नया सबूत आता है, तो दोबारा से तफ्तीश होती है, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन जोर पकड़ता है। तो इसमें इतनी विचित्र बात कौन सी है? हमने देखा है कि हर चुनाव के पहले टीएमसी के गोपाल जाते हैं तो निश्चित तौर पर एनआईए को कोई ऐसा प्रमाण मिला होगा जिसके बाद उन्होंने दोबारा एक नए सिरे से जांच आरंभ की। तो इसमें इतनी विचित्र बात कौन सी है? आप अगर पिछले कुछ सालों का ही इतिहास देख ले, 2021 में मई में जो जश्न इन्होंने, जो खूनी जश्न टीएमसी ने मनाया था अपनी जीत के बाद बंगाल में, लगभग 200 से ऊपर हमारे कार्यकर्ता विस्थापित हुए थे, कई मारे गए थे। हाईकोर्ट के जजमेंट है इस पर। झूठ है। आप लोगों ने गलत बयानबाजी करी, भड़काऊ बयानबाजी करी। आप लोगों ने बोला 2 मई आपकी गृह मंत्री ममता बनर्जी, जो बंगाल की गृह मंत्री भी है, नहीं संभाल पा रही है वहां पुलिस को। आप ये बताइए। एक साथ बोलेंगे तो हमें किसी की आवाज नहीं आएगी। मानव जायसवाल जी, 2 बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो बातें कही जाए, इसमें 2 चीजें मुझे नजर आ रही है, मुझे लगता है आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पहली बात तो ये कि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा ही टकराव ममता बनर्जी ने खुल के सीबीआई के साथ किया था और जब नतीजे आए थे तो हमने ये देखा था कि 2 से 18 सीटों पर उस टकराव को जनता ने देखते हुए बीजेपी को पहुंचाया था और 12 सीटों का नुकसान टीएमसी को हुआ था। जनता ने उस पूरे खुले टकराव को शायद स्वीकार नहीं किया। तो क्या हम देखें कि एक बार फिर से वही टकराव टीएमसी की तरफ से ईडी और एनआईए के साथ किया जा रहा है ठीक चुनाव के पहले? और अगर ऐसा ही इंप्रेशन जनता पे रहा तो आप उसे कैसे देखेंगे? क्योंकि 19 में इसके नतीजे तो सही नहीं दिखाई दिए पॉलिटिकली, इलेक्टोरली। पहले तो 2019 को किसी भी परिप्रेक्ष्य में, मापदंड में मत रखिए कि 2019 में एक व्यक्ति ने पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगे। हमारा देश बहुत भावुक है, लेकिन इस भावुकता का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। ये सिद्ध हो गया है, ये प्रमाणित है।
जहां तक तुहिन जी बोलते हैं कि नए नए सबूत, अरे आपके इतने ताबूत में इतने गहरे गहरे षड्यंत्र रचे हैं। नहीं, देखिए मेरे सवाल को आपने डाइल्यूट कर दिया। मैं इसको और आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। सेंट्रल एजेंसी से टकराव और खुल्लम खुल्ला उनके खिलाफ एक तरीके से बयानबाजी, सड़कों पे उतरना, ये 2019 में अच्छा नहीं गया टीएमसी के लिए। नतीजे ये बताते हैं, क्या 2024 में वही पैटर्न हम देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग के टारगेट पर चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे टीएमसी के दूसरे नेता हो, सिर्फ हम यही सुन रहे हैं, एनआईए, ईडी, सीबीआई, एनआईए, ईडी, सीबीआई, और कुछ नहीं सुन रहे। इनकम टैक्स भी है और इलेक्शन कमीशन। सुन लीजिए, ये पूरी की पूरी चीजें जो आप बता रहे हैं ना, 2019 के परिप्रेक्ष्य में देखिए, बंगाल की जनता काफी जागरूक है और इस बार बंगाल की जनता उस पेटी में वो वोट डालेगी जहां पे ये शून्य होकर निकलेंगे। आज जिस तरीके से इनके अपने नेता जाते हैं, क्या जरूरत थी उनको एनआईएएसपी के पास जाने की, डीआर सिंह के पास? और क्या था उस काले बैग में जो उन्होंने आदान प्रदान हुआ? और क्या हुआ कि भाई 8 दिन बाद ये घटना घटित हो गई? तो ये है इनका षड्यंत्र। क्रोनोलॉजी समझिए, जब शुभेंदु अधिकारी कुछ बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है एनआईए पहुंचती है तो शुभेंदु अधिकारी को पता है, जितेंद्र तिवारी को पता रहता है, दिलीप घोष को पता रहता है, इनके सारे नेता। ठीक है मानव जी, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। देखिए आरके यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व रॉ ऑफिसर। यादव जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े नहीं थे, उससे पहले यहां डिबेट में, चर्चा में यह सवाल उठा कि भाई 2022 में धमाके होते हैं, इंटीरियर सिक्योरिटी पर सवाल उठता है पश्चिम बंगाल की, और अब एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है 2024 में, यानी 2 साल बाद तकरीबन, इलेक्शन से एन पहले। इसलिए कार्रवाई की जो मंशा है वो सवालों के घेरे में है। क्या यह जायज है ये बात कहना? हाँ, इस पे ये शक के दायरे में आती है बात। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन जो ये अटैक हुआ है जी, ये इसमें अगर ये डायरेक्ट वहां पे चले गए और इनको लोकल पुलिस की हेल्प नहीं ली या ना मिली उनको, तो ये जाना नहीं चाहिए था जब तक लोकल पुलिस की हेल्प ना मिले। मैं आप बात याद दिलाना चाहता हूँ जी, देश में एक वीरप्पन नाम का डाकू हुआ था, 20-22 साल तक केरला में रूल करता रहा, और उस पे सेंट्रल एजेंसीज भी लगी रही और स्टेट फोर्सेस भी लगे रही, और उन्होंने उसको वो 20-22 साल तक पकड़ नहीं पाए थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमियां थी, सेंट्रल फोर्सेस गई थी, उन पे भी अटैक किया गया। एक एसएसपी लेडी थी, उसको उसने किडनैप किया था। तो ये इनकी कनाइवेंस के बगैर तो नहीं होगा ये जो हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एनआईए को सपोज कोई लीड मिलती है, भले ही 2 साल बाद मिले, अगर कोई लीड मिलती है तो क्या बिना लोकल पुलिस को इत्तला दिए एनआईए की टीम अपना काम किसी एरिया में नहीं कर सकती? आप ये कह रहे हैं पहले इत्तला देनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल इतना देनी चाहिए और इनकी मदद लेके तब वहां जाना चाहिए। हाँ, सब्जेक्ट ना बताएं कि हम किस विषय में जा रहे हैं, उन्हें ये सब्जेक्ट को सीक्रेट रख सकते हैं, इसमें कोई दो, लेकिन लोकल पुलिस की हेल्प के बगैर ये काम नहीं करना चाहिए था इनको, और लोकल पुलिस को लेके जाना चाहिए था। ठीक है।